यहाँ से हमें जो है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग लगभग 33 मिनट्स लगेंगे अपने मतलब कि धनुषकोडी तक जाने के लिए। शायद हम लोगों ने गलत टाइम चूज़ किया धनुषकोडी की तरफ जाने के लिए, आगे पूरा जाम लगा हुआ है भाई। पर एग्जैक्टली मतलब एट प्रेजेंट की हम बात करें, यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन का सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि ढांचा भर है। यहाँ पर बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, वो पूरा का पूरा गाँव जो था वो तबाह हो गया था कि ये पूरा का पूरा स्टेशन या ये पूरा का पूरा जो एरिया था तबाह हो गया। तो उस ट्रेन में लगभग 200 लोग सवार थे और 200 लोगों के आसपास की मतलब कि डेथ हुई थी, पूरी की पूरी ट्रेन बह गई थी। और ये वो चर्च है भाई जो 1964 में जो स्टॉर्म आया था, जिसके अंदर ये चर्च पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये लास्ट पॉइंट है बिल्कुल, इसके बाद तो सिर्फ समुद्र ही है और यहीं से राम सेतु जो है वो जाता है। यहाँ ना ये खड़ाऊ बनी हुई है, ये समझ में नहीं आया मेरे, ये किस तरीके की खड़ाऊ बना रखी कीलों के ऊपर। ये जो रास्ता है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से रास्ता जाता है एपीजे कलाम हाउस के लिए। और हम लोग इंडिया के लास्ट पॉइंट पे हैं भाई, तो यहाँ पे अपनी तिरंगा सेरेमनी तो बनती है। तो भाई हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है वो पिक कर ली पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे हैं अभी। और ये जस्ट साथ में ही हमारा जो था वो होटल था। यहाँ से हमें जो है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग लगभग 33 मिनट्स लगेंगे अपने मतलब कि धनुषकोडी तक जाने के लिए। ये होटल है जो हम लोगों ने बुक किया था, होटल सूर्या एम्पायर। और इसमें हमें जो है वो आई थिंक 5400 के आसपास 2 नाइट्स का एकोमोडेशन मिल गया था। और एकोमोडेशन अच्छा था, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह इसके अंदर जो इंक्लूड नहीं था। और आसपास के सराउंडिंग का एरिया ये इस तरीके से था। अगर हम इस तरफ से राइट साइड जा रहे थे तो हम लोग अग्निकुंड के लिए जा सकते थे, और लेफ्ट साइड अगर हम जाएंगे तो मेन सिटी से होते हुए मंदिर भी जा सकते हैं, और उस सिटी से अगर बाहर निकलना है तो वहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। व्हीकल्स वगैरह की पार्किंग की कहीं पे भी मतलब कि अच्छी खासी पार्किंग बनाई हुई है। यहाँ पे पीछे भी बसें काफ़ी सारी खड़ी थी। और हर तरीके का एकोमोडेशन है यहाँ पर। हर तरीके का एकोमोडेशन मीन्स कि आपको यहाँ पे 200 रुपये की डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी, और 20,000 रुपये तक का होटल भी अगर आप देखेंगे बहुत ईजिली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और निकल रहे हैं अभी, धनुषकोडी चलेंगे और फिर मिलते हैं धनुषकोडी जाने के बाद। रास्ते में कुछ हुआ तो आपको शेयर करते हुए चलेंगे। तो भाई होटल से निकले हुए हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और पिछले 15 से 20 मिनट में हम बस ये बड़ा हाथी और छोटा हाथी दोनों हाथी देखे जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि शायद हम लोगों ने गलत टाइम चूज़ किया धनुषकोडी की तरफ जाने के लिए, आगे पूरा जाम लगा हुआ है भाई। और ये टर्न तक जाम है, उसके बाद क्लियर मिले शायद हमें रास्ता। और ये जितना समय हमें वहाँ से निकलते समय दिखा रहा था, मतलब आधे घंटे का टाइम ही दिखा रहा था। मैं पहले मेरे को नेविगेटर को लेके कुछ डाउट हो रहा था, और अभी भी स्टिल आधा घंटा ही दिखा रहा है। और ये पिछले काफ़ी देर से आधा घंटा ही दिखा रहा है। अब ये क्लियर किस टाइम पे होगा, क्योंकि सामने से कोई व्हीकल नहीं आ रहा भाई अभी। यहाँ से भाई क्या नाम उसका सीधा रास्ता जो है वो रामेश्वरम मंदिर के लिए चला जाता है, और राइट साइड में जिस तरफ हम मुड़ रहे हैं ये रास्ता धनुषकोडी के लिए चला जाएगा। और रेलवे स्टेशन, या फिर आप यूँ कहें कि मदुरई के लिए भी रास्ता जो है आगे कनेक्ट हो जाता है। और भाई ये शायद से 20 रुपीज़ ले रहे हैं, है लिखा तो इन्होंने प्लास्टिक चेक पोस्ट हुआ है। और हाँ नो प्रॉब्लम, थैंक यू, वी विल नॉट। तो इन्होंने कहा कि भाई प्लास्टिक मत फेंकना, मतलब प्लास्टिक चेक पोस्ट के नाम पे सिर्फ चेक पोस्ट ही थी भाई, कोई प्लास्टिक चेक नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे, 20 रुपये ले लिए इन्होंने। शायद ये क्लींजिंग की फीस ले रहे होंगे एडवांस। भाई तुम प्लास्टिक तो फैला क्या होगे, तुम 20 रुपये पहले ही दे जाओ। पता नहीं क्या सीन था, मतलब 20 रुपये लिए इन्होंने। वहाँ मेंशन भी थे भाई, वो तो पर्ची वर्ची कुछ इन्होंने नहीं दी हमें। आप बढ़ते हैं आगे। रामेश्वरम से धनुषकोडी आने के लिए भाई आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो जैसे आप एक पर्सनल ऑटो जो है वो बुक करके आ सकते हैं, और 600 से 800 रुपये नॉर्मल जो है उनका कॉस्टिंग रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि रामेश्वरम से आपको जो है गवर्नमेंट की सीधी बसेज मिल जाती हैं जो आपको धनुषकोडी लेके आती हैं। या फिर तीसरा ये रह सकता है कि आप अपनी कैब बुक करके यहाँ तक ईजिली आ सकते हैं। तो भाई यहाँ से जो है वो धनुषकोडी गाँव शुरू हो रखा है। पीछे भी थे कुछ घर, पर यहाँ से जो प्रॉपरली घर जो है वो मतलब कि दिखने शुरू हो चुके हैं। और ये जर्नली जो है मुझे जितना समझ में आ रहा है ये सारे मछुआरों के घर हैं यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पे फिशर पिछली तरफ जो है इसके पीछे जो है वो मछलियाँ जो पकड़ने जाते हैं मछुआरे, उनकी किश्तियाँ नज़र आ रही हैं। और हम लोग हाँ ये देखेंगे ना राइट साइड में, तो यहाँ पे आपको जो वो किश्तियाँ नज़र आ जाएंगी जो लोग मछलियाँ पकड़ने जाते हैं उनकी। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं धनुषकोडी का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर एग्जैक्टली मतलब एट प्रेजेंट की हम बात करें, यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन का सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि ढांचा भर है यहाँ पर। इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली में 1964 में 1964 में यहाँ पर बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, और उसे भारत के अंदर यूँ बोला जाता है कि बहुत बड़े जो साइक्लोन आए हैं अभी तक, उसके अंदर से सबसे बड़ा वो साइक्लोन था।
और उस टाइम पे भाई यहाँ पे उस समय पे स्कूल भी हुआ करते थे, यहाँ पे चर्च हुआ करती थी, यहाँ पे रेलवे स्टेशन होता था। मतलब कि जो ट्रेन आज रामेश्वरम तक आती है, वो ट्रेन जो आती थी वो सीधी यहाँ स्टेशन तक आती थी। और उस साइक्लोन के अंदर यहाँ पूरा का पूरा आबादी का जो क्षेत्र था, पूरा का पूरा, जिसे आप यूँ कहें कि धनुषकोडी जो गांव था, वो पूरा का पूरा गांव जो था वो तबाह हो गया था। और आज इसके तबाही के मतलब कि आप यूँ निशान जो मौजूद हैं उसे देखने के लिए लोग सारे यहाँ पे आते हैं और उन जगहों को देख के जाते हैं कि जब ये बसा करता था ये कैसा दिखता है, मतलब दिखता था, आज इसकी हालत क्या है। और भाई जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ एट प्रेजेंट, यहाँ पे जो आपको ये ट्रैक नज़र आ रहा है, आप देखिएगा ये ट्रैक वहाँ पे भी नज़र आ रहा है और ये कंप्लीट ट्रैक है। एक्चुअली में ये उस टाइम पे ट्रेन का ट्रैक हुआ करता था, मतलब यहाँ पे जो है ट्रेन आया जाया करती थी, पर अब जो है यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आती। यहाँ पर सिर्फ जो है इमारतों के सिर्फ निशान भर बाकी हैं। ये रेलवे स्टेशन का स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरीके से था और अभी सिर्फ इसका सिर्फ ढांचा भर यहाँ पे रह चुका है। और 1964 के साइक्लोन के बाद यहाँ पर किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन करना जो है, मतलब आप यूँ कहें कि पक्की तरीके की कंस्ट्रक्शन करना यहाँ पे बैन है गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी जो है जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इस गांव में रहते हैं, आसपास के एरिया में रहते हैं, वो इस तरीके से टेम्परेरी झोपड़ियाँ बनाकर जो है वो यहाँ पे रहते हैं, या फिर जो उनके पुराने स्ट्रक्चर बचे हुए हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन करके वो लोग रह रहे हैं। मतलब जो फिक्स वाला है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है बनाना, अभी कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते यहाँ एक इमारत के ऊपर, मतलब कि जो खंडर है उसके ऊपर ये एक फ्लेक्स लगाया हुआ जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि ये पूरा का पूरा स्टेशन या ये पूरा का पूरा जो एरिया था तबाह हो गया था 1964 के अंदर। अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये ऐसे ढांचे जो है वो दिखाई देंगे। यहाँ पे साइक्लोन किस तरीके का था वो आप उसका इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये जगह जो है एक पिलर है और मे भी ये शायद शेड के लिए यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पे पूरा तरीके की आप देखें कितना चौड़ा स्पेस है पिलर का, और ये जो पीछे से रास्ता भी आपने देखा और ये जो आगे की तरफ जो क्लीननेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ से बोलते हैं कि ट्रेन ट्रैक निकला करता था, उसके कुछ अवशेष अभी आगे भी पेंडिंग है। 1964 दिसंबर के अंदर की बात है, ये शायद से 25 या 26 दिसंबर की रात की बात है, जब ट्रेन जो थी रामेश्वरम से निकली थी के लिए निकली थी। पिछले उसके जो लास्ट स्टॉपेज था पम्बलम शायद से कुछ नाम था, और वहाँ से निकली थी और उसे रामेश्वरम तक के लिए जाना था। जब ये साइक्लोन आया, वो ट्रेन रात को 9 बजे जब निकली, उस समय पे किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रेन भी उस साइक्लोन का शिकार बन सकती है, ये ट्रेन जो है वो बह सकती है। उस ट्रेन के अंदर लगभग मतलब 200 से ज़्यादा लोग सवार थे। रामेश्वरम जिन लोगों को आना था, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये ऐसा बोला जाता है, यहाँ के जो लोकल जिनकी शॉप वगैरह है वो बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये रेलवे ट्रैक हुआ करता था। तो उस ट्रेन में लगभग 200 लोग सवार थे। ऑफिशियली जो डाटा है वो 100 लोगों का है, क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारे लोग उस समय पे भी बिना ट्रेन के टिकट के ट्रैवल किया करते थे, और 200 लोगों के आसपास की मतलब कि डेथ हुई थी। पूरी की पूरी ट्रेन बह गई थी, और उस ट्रेन को जो आप यूँ कह सकते हैं कि सिग्नल नहीं मिल रहे थे, उसके बावजूद जो है उसका ड्राइवर ने धीरे धीरे ट्रेन को आगे बढ़ाना शुरू किया था। और जब वो ट्रेन आगे बढ़ी तो समुद्र की लहरें इतनी तेज़ उठनी शुरू हुई कि वो उसके साथ वो ट्रेन जो थी वो बह गई। और ये मंजर था रामेश्वरम के पास का, और धनुषकोडी का हाल आपके सामने है। ये नज़ारा, ये जो कंडीशन है इसकी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का हाल हुआ होगा। इतना मजबूत स्टेशन, इतने मजबूत पत्थर इस तरीके से यहाँ पे लगाए गए थे कि ये भी उस तूफ़ान के सामने जो थे वो ठहर नहीं पाए थे। और यहाँ पे साथ के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा एरिया जो है ये कवर है खारे पानी से, बट बावजूद इसके यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे कुएँ हैं जिसमें ऊपर की तरफ पानी आया हुआ है। ये पानी जो है ये मीठा पानी है, इधर भी है ये और उस तरफ भी है। ऐसे बहुत सारे कुएँ हैं जहाँ पे ये जो गाँव वाले होते हैं इसको अपनी चीज़ों की डेली बेस की चीज़ों के यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं इस पानी को। तो अब आगे की तरफ चलते, देखते हैं आगे और क्या हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो भाई हम लोग अभी वो चर्च कह रहा हूँ मैं, हम लोग स्टेशन का जो आपने कंडीशन देखा वो देखने के बाद अभी यहाँ पे पुरानी चर्च और एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को देखने के लिए जा रहे हैं। और ये सामने जो है यहाँ का वॉच टावर है, और ऐसा कहते हैं कि जब अगर यहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता है व्हीकल्स का, तो गाड़ियाँ जो वो पीछे रोकने के लिए बोल दिया जाता है, गाड़ियाँ फिर आगे लेके जाने से मना कर देते हैं लोग। और यहाँ पे जब भी आप आओ तो बेसिक सी चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, 5 बजे यहाँ से आगे धनुषकोडी के लिए जो है वो एंट्री जो है वो बंद हो जाती है। दूसरा क्या, ये नो ड्रोन एरिया है, मतलब नो ड्रोन जोन है। आप बहुत बार किसी दूसरे की वीडियो देखने के बाद आप इंस्पायर होते होंगे, यार वहाँ जाके तो ड्रोन शॉट बहुत अच्छा बनेगा। पर भाई अगर पुलिस वालों ने आपका ड्रोन पकड़ लिया ना, तो आपका ड्रोन भी जब्त होगा, साथ के साथ आपके ऊपर FIR भी दर्ज होगी,
और 10,000 रुपीज़ तक आपको फ़ाइन हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि हाँ जो रूल्स हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है भाई, यहाँ बॉर्डर का एरिया होने की वजह से यहाँ पे ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते, क्योंकि यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाता है। तो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ वो जो चर्च का ढांचा है, स्ट्रक्चर जो है वो किस तरफ है। और ये वो चर्च है भाई जो 1964 में जो स्टॉर्म आया था, जिसके अंदर ये चर्च पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये देखो, मतलब ये पूरा का पूरा चर्च का एरिया हुआ, मतलब कि वो सामने वाली दीवार नज़र आ रही है और इस तरफ की जो है ये वाली दीवार है। यहाँ से ये अंदर से व्यू होगा इसका उस टाइम पे। और ये चर्च का सामने वाला पोर्शन जहाँ पे वो कैंडल वगैरह जगाते हैं, स्टैचू वगैरह लगाते हैं जीसस का, तो ये वो वाला एरिया भाई। इसमें वैसे तो बैरिकेडिंग की हुई है, पर लोग अभी भी इसके अंदर घुस जाते हैं। और ये जो साइड में नज़र आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये जो होंगे या तो दरवाजे होंगे या फिर बड़ी विंडो होंगी यहाँ पे इनकी। आप देखो कि रातों रात मतलब ये पूरा एरिया जो था वो बर्बाद हो गया था। अभी यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें लगाई हुई हैं लोगों ने। तो ये पीछे से एंट्रेंस रहती होगी चर्च की, मतलब कि पादरी वगैरह यहाँ से एंटर करते होंगे। एक इस तरफ दरवाज़ा नज़र आ रहा है और एक दरवाज़ा जो है चर्च के इस तरफ नज़र आ रहा है पीछे से। तो भाई आपने वो चर्च वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया और रेलवे स्टेशन वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया कि क्या हाल हुए थे उस साइक्लोन के बाद। और आपने अभी हमारा भी हाल देख लिया कि हमें पिछले आधे घंटे से 40-45 मिनट से कहीं पे भी पार्किंग नहीं मिल रही थी। फाइनली एक स्पेस हम लोगों का अवेलेबल हुआ। अपनी गाड़ी को पीछे वहाँ खड़ी करने के बाद हम लोग अभी जो है जा रहे हैं अशोक स्तंभ की तरफ। मेरा पहले तो टारगेट ये था कि अगर हमारी हाइलेक्स कहीं नज़दीक लग पाई तो हम लोग अपनी फ्लैग सेरेमनी करेंगे, क्योंकि हम भारत के लास्ट पॉइंट पे हैं। पर वहाँ पे वो पुलिस वाले भाई कह रहे थे कि भाई यहाँ पे खड़ी करने की जगह ही नहीं है, आप खड़ी नहीं कर पाएंगे। और वो हाल नज़र भी आ रहा था, वो आप लोगों को भी दिख ही रहा है कि यहाँ पे गाड़ी पार्क हो ही नहीं सकती भाई। और हमारी वाली गाड़ी को तो वैसे भी 2 गाड़ियों का स्पेस चाहिए। इसमें 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया के अंदर कैलकुलेट किया जाता है कि वो भारत के क्षेत्र उसमें आता है, और जो बचा हुआ 15 किलोमीटर है वो श्रीलंका के उसमें आता है। भाई इस समय हम लोग खड़े हैं धनुषकोटी में और ये लास्ट पॉइंट है बिल्कुल, इसके बाद तो सिर्फ समुद्र ही है। और यहीं से राम सेतु जो है वो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ से राम सेतु मतलब कि श्रीलंका के लिए जो पहले रास्ता कहते थे कि जाता है वो यहाँ से जाता है। आवाज़ बहुत मतलब हवा बहुत तेज़ है, मुझे आइडिया नहीं है कि मेरी आवाज़ आप सुन भी पा रहे होंगे नहीं सुन पा रहे होंगे। पर आज हमारे साउथ के सारे ज्योतिर्लिंग जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गुजरात के लिए अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। आपने ना यहाँ की जितनी भी वीडियो देखी होगी सब में ये चीज़ कॉमन है, क्योंकि सभी लोग जो यहाँ आते हैं इस जगह पे जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ मेरे जस्ट पीछे जो है वो अशोक स्तंभ है। मतलब कि सारे लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटो बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आप रील के शौकीन हैं तो भाई यहाँ भर भर के आप अपनी रील्स बना सकते हैं। और ये ही लास्ट पॉइंट काउंट होता है इस बॉर्डर से। धनुषकोडी से हम लोग निकल पड़े हैं और अभी हमारा रास्ते में एक पॉइंट जो कि शायद से विभीषण मंदिर कहते हैं, उसे एग्जैक्टली ध्यान नहीं भाई मुझे ना। तो हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे। और भाई अभी बज चुके हैं 4:30 और ये जो एंट्रेंस है अभी जो सामने गाड़ियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, 5 बजे यहाँ पे गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाती है। मतलब आप कभी भी फ्यूचर में अगर सेल्फ ड्राइव व्हीकल से आ रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि धनुषकोडी में आपकी एंट्री 5 बजे से पहले हो जाए, क्योंकि हाई टाइड अभी भी आप देखोगे हम लोग जहाँ पे ना पिक्चर्स वगैरह निकाल रहे थे तब बहुत ज़्यादा हाई टाइड हो रहा था वहाँ उस एरिया के अंदर। भाई उससे ना जहाँ से मतलब कि वो रेलवे स्टेशन है उससे अपोजिट साइड में पड़ती है चर्च वाला एरिया। और यहाँ पे अभी एक ना नया टेम्पल भी बना रहे हैं और शायद यहाँ पे भी कोई पुराना टेम्पल था। अभी तो यहाँ पे पूरा रेत चढ़ रखा है भाई। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कब से चढ़ा हुआ। और ये देखो आप ना चारों तरफ जो है आपको वो नज़र आएंगे कि हाँ पुराने खंडर से जो हैं वो नज़र आ जाएंगे यहाँ से आपको। ये मंदिर अभी चल रहा है, इसका निर्माण, ईंटें वगैरह रखी हुई इन्होंने। और भाई ये हैं कुछ स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके पीछे भी एक बार पास जाके देखते हैं कि हाँ इनके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल सकी। ये जो भी मतलब यहाँ पे कहते हैं कि कॉलेज भी था, मेडिकल कॉलेज था बल्कि यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर शायद क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे रूम्स वगैरह इस तरीके से, बहुत काफ़ी सारे एरिया के अंदर है ये जगह जो है। स्पेसिस यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं और इस तरीके का कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ पे जिसके ऊपर लिखा हो हम आपको पढ़ के बता दें। तो ये देखो ये यहाँ पे कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। ये जस्ट उसके सामने जो यहाँ से ये वॉच टावर बना हुआ है जस्ट उसके थोड़ा सा इस तरफ पड़ेगा आपको, टूवर्ड्स आप यूँ कह लीजिएगा जब आप रामेश्वरम के लिए निकलते हैं। यहाँ ना ये खड़ाऊँ बनी हुई है, ये समझ में नहीं आई मेरे, ये किस तरीके की खड़ाऊँ बना रखी कीलों के ऊपर।
और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है और उस तरफ शायद से शेषनाग लगाए गए हैं और यहाँ पे बैठे नंदी जी। और आप एक टिप्स को फॉलो कर लेना, आपके फ़ायदे की रहेगी कि इस एरिया में भाई नेटवर्क नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, आप कॉल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो सारे लोग एक साथ रहना, अदरवाइज़ क्या कि अगर आप कहीं पे भी अलग हुए तो आपको मिलने के लिए या तो कोई पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको मिलने में बहुत दिक्कत आएगी इस केस में, क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा। मेरे पास 2 सिम है, एयरटेल का और जियो का, दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा। और ये है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे गांव के, वो इस मतलब कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इस गांव में अभी फ़िलहाल मतलब कि जितने भी लोग, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं अभी भी, तो ये यहाँ का स्कूल है, मतलब 8वीं तक के बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। और अगर आपको अभी तक जानकारी नहीं हो, क्योंकि मैंने भी शेयर नहीं किया, कि APJ कलाम जो थे वो रामेश्वरम से बिलोंग करते थे, उनका जो घर है वो रामेश्वरम में है, वो भी हम लोग कल जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये स्कूल है यहाँ का जो 8वीं क्लास तक का है। अभी जो शाम की 5:15 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है और अब आप देख लो कि उधर से आने वाले व्हीकल जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं भाई, टेंपल के पास ही हम लोग, और दोनों तरफ जो है उसकी समुद्र है, बीच में एक छोटा सा टापू है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि टेंपल बनाया गया है, और साथ में थोड़ी बहुत ही खाली जगह भी है और पार्किंग वार्किंग की आई थिंक जगह मिल ही जाएगी हमें। काफ़ी सारी बसें, मतलब जो भी लोग इधर धनुषकोडी के लिए जो लोग आते हैं वो सारे के सारे इस टेम्पल को विजिट करने के लिए ज़रूर यहाँ तक पहुँचते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं भाई कोठंडा रमार। इस टेंपल का नाम है कोठंडा रमार। एक्चुअली में इस टेंपल का निर्माण क्यों हुआ था उसके पीछे एक कहानी है। जब विभीषण ने रावण के सामने मतलब प्रस्ताव रखा था कि आपने गलत किया, सीता का अपहरण करके जो आप लेके आए हैं ये गलत है, बिल्कुल ये नीति के खिलाफ है, पर रावण ने विभीषण के प्रस्ताव को नहीं माना, एवं उसको दुत्कारा। ऐसा कहते हैं कि लात मार के उसे अपने राज्य से निकालने के लिए बोला। जब विभीषण को ये बात पता चली कि रामचंद्र जी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो वो अपने 4 मंत्रियों के साथ हवाई मार्ग से आप ये कह सकते हैं कि आए, आकाश मार्ग से यहाँ पे आए। और जब वो यहाँ पे पहुँच रहे थे तो उस समय पे सुग्रीव को लगा कि कोई अटैकर्स आ रहे हैं, रावण का कोई स्पाई आ रहा है, उन्होंने अटैक करने की योजना बनाई उनके ऊपर। पर हनुमान जी को ऐसा नहीं लगा, हनुमान जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने उनके साथ जब बातचीत की तो उन्हें पता चला कि ये रावण के भाई हैं और ये यहाँ पे रामचंद्र जी से मीटिंग करने के लिए आए हैं, कि उन्हें पता है कि सीता वहाँ पे है और उनके भाई ने ये बिल्कुल ही गलत किया है। तो उसके बाद ये ही मीटिंग स्थल था, यहाँ पर उनकी मीटिंग हुई थी। और मीटिंग खत्म होने के बाद जो विभीषण थे उनका इसी समुद्र के जल के साथ जो था राज्य अभिषेक किया गया था, क्योंकि रामचंद्र जी ने कहा था कि वो गलत तरीके से राज्य कर रहे हैं। हम जब मतलब कि युद्ध के उपरांत मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा और आपको लंका का राजा बनाया जाएगा। आप देख सकते हो कि हाँ 1964 में जिसमें पूरी सिटी जो थी डिस्ट्रॉय हो गई थी, और ये समुद्र के बीच में है टेम्पल दोनों तरफ से, सिर्फ ये टेम्पल बचा था भाई। नो डाउट इसको रेनोवेट किया गया था। 1976 का जो है वो बोर्ड लगा हुआ था, 1976 से 1978 के बीच में इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया था। ये वाला रास्ता जो है समुद्र के बीच वाला, ये वाला रास्ता लेके हम लोग इस मंदिर तक पहुँचे। और अभी अंदर जाके वो वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन को यहीं पे बंद करता हूँ। मंदिर से निकलने के बाद भाई हम लोगों ने रास्ता पकड़ लिया अपने होटल का, और रास्ते में अगर कुछ अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया कुछ स्नैक्स वगैरह का तो वहाँ रुकेंगे, अदरवाइज़ फिर सीधा अपनी गाड़ी जो है वो होटल की पार्किंग में लगाएंगे और रेस्ट करेंगे जाने के बाद होटल में। हम लोग बिल्कुल उस जगह पे जहाँ पे अशोक स्तंभ है, और इसके बाद जो समुद्र, और हमारे पीछे आप यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं श्रीलंका है यहाँ से 18 किलोमीटर, जिसमें 3 किलोमीटर के बाद जो है वो श्रीलंका का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। और हम लोग इंडिया के लास्ट पॉइंट पे हैं भाई, तो यहाँ पे अपनी तिरंगा सेरेमनी तो बनती है। हम लोग अपनी फ्लैग सेरेमनी कर रहे हैं, अपनी हाईलैक्स साथ में खड़ी है और बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है। हम लोगों को पहले आइडिया था कि यहाँ पे कहते हैं कि 5 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाती, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें आते हुए दिखाई दिए। हम लोग अभी मंदिर तक जा चुके थे, विभीषण वाले मंदिर तक जा चुके थे, पर हम लौट के आए अपनी फ्लैग सेरेमनी के लिए यहाँ पे। भाई ये धनुषकोडी वाला वो पुल है जिसके ऊपर दिन में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली थी हमें 45 मिनट तक, और अब आप इसके हालात देख लो। यहाँ पे गाड़ी छोड़ो, ट्रक छोड़ो, कुछ ट्रेन खड़ी कर लो, ये हालात हो चुके हैं। अभी यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। 6:30 बजे का शाम का टाइम हुआ और पूरा दिन छुप चुका है भाई। सामने जो लाइट हाउस की लाइट जगती हुई दिखाई दे रही है, अदरवाइज इस सड़क के ऊपर फिलहाल कोई भी व्हीकल नहीं है। हम ही महाराजाओं की तरह अपनी हाईलैक्स को चलाए जा रहे हैं। हम लोग अपनी फ्लैग सेरेमनी पूरी करके आए हैं अभी उधर। आज हम लोग जो है अपनी अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग रामेश्वरम से निकलेंगे और हम जाएंगे कोयम्बटूर के लिए।
लगभग यहाँ से 8 घंटे के आसपास का रास्ता है। हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट कर ली है। बाहर का वेदर रामेश्वरम के अंदर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगी हुई थी हमारी। और कोयम्बटूर के लिए जो रास्ता मैं आपको बोल रहा हूँ 8 घंटे का, वो नॉन स्टॉप है अगर कहीं पे जाम वगैरह नहीं मिलता। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए भाई। और ये सामने जो आपको ब्लू बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ से जो है वो अग्नि तीर्थम, मतलब कि जो श्री रामचंद्र जी ने भी जहाँ पे स्नान किया था, मतलब उस समुद्र के लिए जो है वो स्नान का रास्ता ये जाता है। यहाँ से मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 7-8 मिनट का था। और साउथ इंडिया में भाई छोटे छोटे मंदिर भी ना इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं, इतने खूबसूरत बनाए हैं कि बंदा रुक के देख के बिना रह नहीं सकता। मतलब आपका मन करेगा कि यार रुक के अंदर से विजिट करके आओ। अंदर का जो स्वरूप होगा वो तो अलग ही बात है, वो तो बेहद सुंदर बना होगा, पर बाहर भी जो स्वरूप बनाए होते हैं इन्होंने, बाहर जिस तरीके की डिज़ाइनिंग की होती है, मतलब जो इन्होंने निखारा होता है ना उस मंदिर को, आपका मन करता है यार ये तो ज़बरदस्त है बहुत। और ये शायद से भाई यहाँ का ना कोई टीवी टावर है, अदरवाइज़ इतनी हाइट की कोई चीज़ मतलब हमें और किसी सिटी में दिखाई नहीं दी। पता नहीं, तो ये बॉर्डर एरिया के ऊपर है, जैसे श्रीलंका का बॉर्डर है, ये कोई वॉच टावर है यहाँ पे, कोई इनका सैटेलाइट का कुछ सिस्टम है पता नहीं, पर ये काफ़ी हाइट का काफ़ी ऊंचा बना हुआ टावर है। गूगल वगैरह तो हमने चेक नहीं किया, बस आपके साथ ऐसे खिचड़े पका रहे भाई। अगर आप रामेश्वरम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप कम से कम यहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम अपना बना के आएँ, क्योंकि एक दिन आपको कंप्लीट चाहिए रामेश्वरम और उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, और दूसरा दिन आप ले सकते हैं धनुषकोडी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप ठीक से टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे भी कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लगभग आधा दिन स्पेंड कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप 2 दिन का प्रोग्राम आप बना के आएँ रामेश्वरम और धनुषकोडी का कम्बिनेशन के ऊपर। और हम लोगों से कल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे रह गई थी, जो जगह पे हम विज़िट नहीं कर सके थे, तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल जो है वो लोकेशन डाली हुई, हम जा रहे हैं भारत के जो राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें मिसाइल मैन भी बोला जाता था, APJ अब्दुल कलाम, हम लोग उनके निवास स्थान उनका जो है वो यहीं पर है, रामेश्वरम में है। तो हम लोग अभी जो लोकेशन हम लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं रामेश्वरम में APJ कलाम हाउस के लिए। ये जो रास्ता है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से रास्ता जाता है APJ कलाम हाउस के लिए। और हम लोगों ने जो अपनी गाड़ी है अभी पीछे पार्किंग में लगा दी है, और उसके बाद हम लोग अभी जो विज़िट करने के लिए आए हैं वो APJ कलाम हाउस विज़िट करने के लिए आए हैं। तो आप कभी भी अगर रामेश्वरम आते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसे विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वो APJ कलाम वो पर्सन रहे हैं जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। आप यूँ कहें कि भारत को एक सुपर पावर के रूप में लेके आने के लिए APJ कलाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप इसे भारत की खूबसूरती कह सकते हैं कि जहाँ पर एक अखबार बांटने वाला बच्चा भी इस देश का राष्ट्रपति बन सका, और एक चाय बेचने वाला पर्सन भी भारत का प्रधानमंत्री बन सका। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा उस समय पर जब APJ अब्दुल कलाम इन गलियों के अंदर खेल रहे थे कि ये बच्चा आने वाले टाइम पे भारत के लिए वो करके जाएगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। ये वही गलियां हैं जहाँ पर APJ कलाम जो हैं वो खेला करते थे अपने बचपन के अंदर, और वो न्यूज़पेपर जो है वो बांटा करते थे। APJ कलाम को बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, वो अवार्ड भी जो थे वो APJ कलाम को मिले। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये ब्लू कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जो है वो घर है। और यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई, आप ये कह सकते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई तस्वीरें, उनकी जो निजी चीज़ें थी या उनको जो मिले हुए पुरस्कार हैं, वो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। अंदर जो है वो फ़ोन लेके जाना या वीडियोग्राफी करना, फ़ोन लेके जा सकते हैं बट वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। तो मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी रामेश्वरम आएँ तो आप इस पॉइंट को विज़िट करना मत भूलें। ये बहुत आपकी पूरी ट्रिप के अंदर आपको एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत हो सकता है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, आप इसे ज़रूर विज़िट करने की कोशिश करें। हम लोग अभी ना टोल टैक्स से निकले थे और ये पाइनएप्पल वाले भाई साहब खड़े थे, पाइनएप्पल काट रहे हैं। कितना? हाउ मच पैसा? पैकेट 20, 1 पैकेट 20 एंड 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ सही है भाई। 60 रुपये में भाई इतना सारा पाइनएप्पल दे रहे थे।
तो भाई ये भी ले लिया, और ये एक मैंगो भी लेंगे भाई साहब से। और ये वाला टोल टैक्स क्रॉस करके आए थे हम लोग। रामेश्वरम से निकलने के बाद भाई हम लोग ना तमिलनाडु के एक और बहुत बड़े शहर में पहुँचे हैं। बहुत बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ यार, हम लोगों ने ना स्कूल टाइम पे भी इस एरिया का नाम मतलब कि मैप में आता था हमें कि इस एरिया को फाइंड आउट करें। हम लोग मदुरई में हैं इस समय पे, और हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं सिटी के अंदर, और काफ़ी बड़ा शहर है भाई ये, ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा शहर है, और फुल डेवलप है मतलब नज़र आ रहा है। पानी की टैंकी पे आपको देखो दिख रहा होगा मदुरई कॉरपोरेशन। तो भाई 6.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं कोयम्बटूर, और अभी हम लोग कोयम्बटूर से जाएंगे ईशा फाउंडेशन, ईशा सेंटर के लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे। और ये सामने आ गया बैरिकेडिंग कोयम्बटूर सिटी पुलिस का। और भाई काफ़ी बड़ा है कोयम्बटूर, गूगल मैप में भी जो दिखाई दे रहा है, और फिर यहाँ एंटर करते ही क्राउड का भी पता लग जाता है कि हाँ भाई क्राउड काफ़ी है इस सिटी के अंदर। भाई कोयम्बटूर सिटी के अंदर आ गए थे। एक्चुअली में हमें कुछ काम था। काम ये था कि हमें ना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी, हमारे न्यूट्रिशन जो थे वो कंज्यूम हो गए थे, तो हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थी। मेरे पीछे जो है वो हर्बल लाइफ का ऑफिस है, ये जो है वो हर्बल लाइफ का ऑफिस है, और कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नवीन अभी अंदर से बाहर आ रहा है। मुझे लगता नहीं कि हमें न्यूट्रिशन मिले होंगे यहाँ पे। तो भाई इन्होंने कहा कि अपने आईडी कार्ड की ना वो आप प्रिंट आउट करके कॉपी लेके आओ, फिर उसके बाद जो है न्यूट्रिशन ले सकते हैं यहाँ से। तो चलते हैं भाई, पहले ना प्रिंट आउट निकाल के लेके आते हैं, फिर लेंगे न्यूट्रिशन इनसे। तो भाई हमारे जस्ट सामने जो है वो आ चुका है ईशा फाउंडेशन का बोर्ड, और यहीं से उनका जो है वो बाउंड्री शुरू हो जाता है ईशा फाउंडेशन का। अलआउट होने के बाद भाई हमें जो है वो गाड़ी का पास दिया गया था, और गाड़ी का पास हम लोगों ने ले लिया, और गाड़ी को पार्किंग में लगा के आ रहा हूँ। मेरे पीछे जो अंधेरा सा आपको नज़र आ रहा है, उधर गाड़ी की पार्किंग में दिन में मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा उससे। और अभी क्या है कि रात के बज रखे हैं, यहाँ पे लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। और ये पार्किंग एरिया का कुछ नज़ारा है, जहाँ पे और भी कुछ इन्होंने शायद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है इधर। तो जाके पहले खाना खाएंगे यार, उसके बाद देखते हैं अगली कार्रवाई क्या करनी है।